ओके दोस्तों, अब हम लोग एक नया टॉपिक चालू करते हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशन। अच्छा, ग्रेविटेशन चैप्टर में हम बेसिकली क्या करेंगे, दो मास के बीच का जो इंटरेक्शन है उस इंटरेक्शन के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। ग्रेविटेशन का शुरुआत होता है न्यूटन से। न्यूटन के सर पे जब एक सेब गिरा, एप्पल गिरा, तब न्यूटन को यह चीज रियलाइज हुई, जो दुनिया में कोई भी दो बॉडी है वो दोनों बॉडी आपस में अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और ये दोनों बॉडी जो आपस में अट्रैक्ट करता है वो बेसिकली दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो दोनों बॉडी का मास क्या है, और दूसरा जो ये है जो दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो न्यूटन ने इसके बारे में और फर्दर रिसर्च किया, और फर्दर रिसर्च करते हुए न्यूटन ने हमें क्या दिया, दैट इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। व्हाई इट इज मीन बाय यूनिवर्सल वो हम थोड़ी देर बाद रियलाइज करेंगे। ठीक है, ये पूरा चैप्टर जो है वो इसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, कोई भी चैप्टर शुरुआत करने के पहले अब से हम एक लॉ पढ़ेंगे पहले, द रीजन बिंग, क्योंकि फिजिक्स में हम लोग अल्टीमेटली नेचर के जो नियम हैं वो हम लोग डिस्कवर करते हैं। ठीक है, तो न्यूटन ने ये बोला, जो अगर मान लो दो पॉइंट मासेस है, पॉइंट मासेस मतलब वो बहुत ही ज्यादा छोटा है, राइट, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो है r। m1 एंड m2 आर पॉइंट मासेस। पॉइंट मासेस का मतलब क्या हुआ, वो सारे के सारे मासेस जिनका डायमेंशन हमारा एक्सेप्शनली छोटा है, और उनके डायमेंशन को हम लोग उसके डिस्टेंस के सामने प्रैक्टिकली नेग्लेक्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली पॉइंट मिलना तो असंभव है। ठीक है, तो दो मास अगर हमारे पास है m1 और m2, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो है r, तो न्यूटन ने सबसे पहले बोला एनी टू मासेस will always attract each other. Any two masses will always attract each other. यहां पर ग्रेविटेशन में कोई भी रिपल्शन का फंडा नहीं है। ठीक है, ये दोनों हमेशा अट्रैक्ट करेगा, यानी m2 m1 के ऊपर डायरेक्ट फोर्स लगाएगा F, और अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ m2 के ऊपर m1 पलट के फोर्स लगाएगा F। ठीक है, तो उसने सबसे पहले बोला ये जो फोर्स है F, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस m1 एंड m2। दूसरा ये बोला जो ये फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो उसके स्क्वायर के इनवर्स के साथ प्रोपोर्शनल है। तो ऐसा जो भी फोर्सेस होते हैं उनको हम बोलते हैं जो वो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ फिजिक्स के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। ये पहला इनवर्स स्क्वायर फोर्स जो हम एनकाउंटर कर रहे हैं, समय के साथ और भी ऐसे इनवर्स स्क्वायर फोर्सेस हम एनकाउंटर करते रहेंगे। और तीसरा उसने बोला the force always act along the line joining the two point masses. This force always act along the line joining two point masses. ठीक है, अच्छा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो केवल और केवल पॉइंट मास के लिए एप्लीकेबल है। ये तीन चार चीज उसने बोला। फोर्स हमेशा हमारा अट्रैक्टिव है, कभी भी रिपल्सिव नहीं होगा। फोर्स जो होगा वो दोनों मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। फोर्स जो है वो उनके बीच का डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स के प्रोपोर्शनल होगा, और उन दोनों को जोड़ता हुआ जो लाइन है, कॉमन लाइन है, उसी के अलोंग हमारा फोर्स जो है वो हमारा लगने वाला है। ठीक है, तो ये सारे के सारे को कंबाइन करते हुए हमें मिला
F is proportional to m1 m2 upon r square, and we write F is equals to g m1 m2 by r square, जहां पर g को हम क्या बोलते हैं? G is called universal gravitational constant. It is called the universal gravitational constant. ठीक है? अच्छा, G का वैल्यू कितना है? G is equals to 6.674 into 10 to the power -11. ठीक है? यूनिट क्या होगा? यहां पर फोर्स में जो है वहां पे हमारा न्यूटन है, यहां पे है मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलोग्राम स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये है जी का वैल्यू इन एसआई यूनिट। जी इज इक्वल्स टू 6.674 इंटू 10 टू द पावर -11 इन एसआई यूनिट। एक इंपॉर्टेंट फंडा है ग्रेविटेशन में, ध्यान देना। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द मासेस, ठीक है, is independent of the medium। यानी दोनों के दोनों मास हमारा हवा में है या फिर पानी में है या फिर कोई भी और मीडियम में है, इट डजेंट मैटर। इस कारण पे ये वाले लॉ को हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ बोलते हैं। यानी जो हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जी, जो हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जी हमेशा हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होता है। जी इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। ठीक है, आगे जाके तुम लोग और एक चीज पढ़ोगे एग्जैक्टली सिमिलर, दैट इज द कूलॉम्स लॉ। वहां पे चार्ज के बीच का इंटरेक्शन है, चार्ज के बीच में इंटरेक्शन में जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो हमारा मीडियम पर डिपेंड करता है। यहां पर मीडियम पर कोई भी डिपेंडेंसी हमें नहीं मिलती है। यहां पर हम लोगों ने जो बेसिक लॉ है जिसके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर हमारा आधारित है वो हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग इसी के ऊपर पूरा चैप्टर को डेवलप करेंगे। सबसे पहले इस चीज को एक बार समझ लो। अच्छा, बिफोर वी प्रोसीड एनी फर्दर, सबसे पहले हम लोग वेक्टोरियल फॉर्म भी पढ़ने वाले हैं। यानी फोर्स अल्टीमेटली तो वेक्टर है, तो वेक्टोरियल फॉर्म में हम किस तरीके से इस चीज को पढ़ सकते हैं वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, मान लो यहां पर दो मास है, यहां पर है मास m1, यहां पर मास है m2। m1 के रेस्पेक्ट में m2 का जो ये वेक्टर है, लेट टेक इट एज r वेक्टर। ठीक है, लेट्स टेक इट एज r वेक्टर। अच्छा, तो m1 के ऊपर फोर्स कैसे लगेगा? ऑब्वियस सी बात है, अट्रैक्टिव है तो फोर्स लगेगा ऐसे f वेक्टर, और m2 के ऊपर जो फोर्स लगेगा दैट विल बी माइनस f वेक्टर लाइक दिस। ठीक है, अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग on m1 due to m2। ठीक है, मॉड ऑफ f वेक्टर में क्या लिख सकता हूं? दैट विल बी इक्वल्स टू g m1 m2 बाई मॉड ऑफ r वेक्टर का होल स्क्वायर। अच्छा, और डायरेक्शन क्या होगा? ऑब्वियसली अगर ये r वेक्टर है, ठीक है, तो डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट होता है? r कैप से।
डायरेक्शन जो रिप्रेजेंट होता है वो किससे होता है? आर कैप से। डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज अलोंग आर कैप। अच्छा, यूनिट वेक्टर हम लोग हमेशा किस तरीके से लिखते हैं? R cap will be equals to the vector divided by its magnitude. So, जो हमारा F vector आएगा, that will be the magnitude of force vector into the direction that is R cap. यानी what we can write is F vector equals to Gm1 m2 by mod of r vector का क्यूब into r vector. This is the force acting on m1 on m2, and similarly force on m2 due to m1 will be equals to minus F vector, which is equals to minus Gm1 m2 by mod of r vector cube into r vector. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है the vectorial form of the law of gravitation. ठीक है, मैग्नीट्यूड को लेकर ही हमें मेन काम करना है। वेक्टोरियल फॉर्म का हम एज सच कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, कोई पीछे ना पड़ जाए, जब भाई वेक्टोरियल फॉर्म में लिखो तब तक हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे। नॉर्मली हम मैग्नीट्यूड्स निकालेंगे, कंपोनेंट्स पे रिजॉल्व करेंगे और प्रॉब्लम को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। अच्छा, बिफोर वी प्रोसीड एनी फर्दर, हमारा जो मासेस है, जो मास हम लोग डिफाइन करते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो भी मास को लेकर बातचीत किए हैं, दैट इज द इनर्शियल मास, MI। और इसके अलावा दूसरा और एक मास होता है, दैट इज द ग्रेविटेशनल मास, mg। अच्छा, इनर्शियल मास क्या होता है? इनर्शियल मास क्या होता है? जो हमारा, अगर मान लो कोई एक बॉडी है, वो बॉडी कोई वेलोसिटी v से आ रहा है, तो वो वाला बॉडी को रोकने के लिए ऑब्वियस सी बात है हमें एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और वो जो फोर्स का वैल्यू होगा वो डेफिनेटली हमारा उस बॉडी के मास पर डिपेंड करेगा। ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास तरफ एक नॉर्मल छोटा सा चींटी आ रहा है, कोई एक वेलोसिटी v से, उसको रोकना हमारे लिए बहुत आसान होगा। वहीं पे अगर एक हाथी दौड़ के आ रहे हैं उतना ही वेलोसिटी v से, तो ऑब्वियस सी बात है उसको रोकना हमारे लिए नामुमकिन होने वाला है। तो कोई एक बॉडी को रोकने का जो कोशिश हम करेंगे, वो बॉडी का इनर्शियल मास पर डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा जो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर दोनों आपस में अट्रैक्ट कर रहा है, ये अट्रैक्शन का बॉडी का इनर्शियल मास के साथ डायरेक्टली कोई संबंध नहीं है, क्योंकि यहां पर हम किसी को रोक नहीं रहे हैं, हम रोकने का कोई एफर्ट तो डेफिनेटली नहीं डाल रहे हैं। उसके बावजूद एक फोर्स जो है वो हमारा लग रहा है। तो बेसिकली यहां पर हम देख सकते हैं मास का एक प्रॉपर्टी है जो दूसरे मास को अपने तरफ खींचने का, जो अभी तक हम लोगों ने जो मैकेनिक्स पढ़े हैं उस पर हमने कहीं पे भी बातचीत नहीं किए हैं। तो वैसा मास, ये भी मास ही है, जिसका प्रॉपर्टी है दूसरा बॉडी को अपने तरफ खींचने का, और वो उसके मास पर डिपेंड करेगा। ऑब्वियसली अगर मैं m1 का देखूं तो फोर्स जो है वो डेफिनेटली m1 पर डिपेंड करेगा। मास जितना ज्यादा होगा हमारा, मास जितना ज्यादा होगा हमारा जो पुल है वो भी डेफिनेटली ज्यादा मिलने वाले हैं।
तो ये जो मास हम लोग जिसके बारे में इस चैप्टर में बातचीत करेंगे वो अभी तक प्रीवियस चैप्टर से कंप्लीटली डिफरेंट है। ये वाले मास को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल मास। तो दो टाइप का मास हुआ, जो मैकेनिक्स में बॉडी का मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको हम बोलेंगे इनर्शियल मास, और वो सारे मासेस जो दूसरे चीजों को पुल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है इसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल मास। बाय ग्रेस ऑफ गॉड, मैग्नीट्यूड वाइज mi is always equals to mg। तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों मास जो है वो हमारा इक्वल होने के कारण उसका जो इनर्शियल मास है और ग्रेविटेशनल मास है दोनों को अलग से नहीं बोलते हुए हम सिंपली एक चीज से डिनोट करेंगे, दैट इज मास। ठीक है, समझ में आया? एक्चुअल में दोनों डिफरेंट है, दोनों का डेफिनेशन अलग है, दोनों का जो प्रॉपर्टीज है वो कंप्लीटली डिफरेंट है, बट मैग्नीट्यूड वाइज दोनों मास पर कोई भी प्रकार का डिफरेंस नहीं है। तो इस कारण पे हम इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास दोनों को एक ही तरीके से ट्रीट करने वाले हैं। ओके, अच्छा, सबसे पहले इसके रिगार्डिंग जिसने एक्सपेरिमेंटली हमें दिखाया था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ही इज कैवेंडिश। ठीक है, तो कैवेंडिश ने क्या एक्सपेरिमेंट किया उसके बारे में देखो। कैवेंडिश ने क्या किया था, इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लो बस, दैट्स इट। यहां पर एक जगह से एक रॉड को उसने, एक इलास्टिक रॉड को उसने लटकाया था और इसके दोनों एंड पे बहुत ही ज्यादा छोटे डायमेंशन का दोनों मास को रख दिया था, ये m ये m। ठीक है, ओके। नाउ यहां पर एक मिरर लगा हुआ होता है, यहां पर एक मिरर लगा हुआ होता है। अब उसके बाद कैवेंडिश ने क्या किया, ये वाले मास का से सर्टेन दूरी पे यहां पर एक मास m0 रखा और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे उसने दूसरा मास उतना ही m0 रखा। मासेस का जो डायमेंशन है दैट इज एक्सेप्शनली स्मॉल। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, ये वाला m0 ये वाला m को अट्रैक्ट करेगा, तो इस कारण पे इस तरफ एक फोर्स लगेगा F, एंड सिमिलरली यहां पर भी एक फोर्स लगेगा F। ठीक है, तो अ कपल विल गेट अप्लाइड, हाँ कि ना, एक कपल लगने वाला है हमारे पास, राइट? हमारे पास जो है एक कपल लगने वाला है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये जो दोनों फोर्स है, अगर मैं इसका टॉप व्यू ड्रॉ करूं तो ध्यान देना, टॉप व्यू बोलो या बॉटम व्यू बोलो जो भी है, ये अगर इनिशियली ऐसे था तो कपल लगने के कारण ये दोनों मास एक का छोटा सा एंगल पे ऐसे ट्विस्ट होगा। यहां पर थीटा एंगल से ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू काफी कम होती है क्योंकि जी हमारा एक्सेप्शनली स्मॉल क्वांटिटी है, वो चीज तुम लोग साफ साफ देख सकते हो। तो यहां पर एक का छोटा एंगल थीटा से ये हमारा ट्विस्ट होने वाला है। थीटा इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट। ठीक है, अब ये जो ट्विस्ट है वो ऑब्वियस सी बात है ऊपर का रॉड को भी ट्विस्ट करेगा, तो इसका जो टॉर्शनल कांस्टेंट है, टॉर्शन क्या होता है, कोई भी चीज को मचोड़ने का, ठीक है, जो हमारा टेंडेंसी होता है उसको हम बोलेंगे टॉर्शनल कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू सी। ठीक है, और ये वाले टॉर्शनल कांस्टेंट के कारण जो ऊपर का रॉड है वो एक रेस्टोरिंग टॉर्क जो है
वो हमारा डेवलप करेगा। जो हमारा रेस्टोरिंग टॉर्शनल टॉर्क होगा, जो हमारा रेस्टोरिंग टॉर्शनल टॉर्क होगा, that tau will be equals to c into theta। ठीक है, ये होता है। ठीक है, जब हमारा c theta is equals to torque ड्यू टू कपल होगा, वहां पर हमारा ऑब्वियस सी बात है इक्विलिब्रियम आने वाला है। जब ये टॉर्क ड्यू टू कपल होगा, वहां पर हमारा इक्विलिब्रियम होने वाला है। अच्छा, ये टाउ को मेजर कैसे करते हैं? एक रे ऑफ लाइट को यहां पर डालते हैं और ये मिरर से हमारा रिफ्लेक्ट करता है। तो थीटा इज जितना एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ हमारा रे ऑफ लाइट, मास्क लगाने के पहले और मास्क लगाने के बाद में जितना एंगल से वो डिफ्लेक्ट किया, तो थीटा इज मेजर्ड वाया डिफ्लेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट। उसके बाद कैवेंडिश ने अलग अलग एम और अलग अलग आर के लिए एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट रिपीटेड, एक्सपेरिमेंट रिपीटेड फॉर डिफरेंट एम नॉट, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है एंड आर, और उससे कैवेंडिश को मालूम पड़ा जो हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो हमारा ट्रू है। और इस एक्सपेरिमेंट से उसने जो सी का वैल्यू अगर हमारे पास नोन होता है बाय कैलकुलेटिंग थीटा, कैवेंडिश ने यूनिवर्सल जो हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसका वैल्यू भी हमें दिया 6.674 इंटू 10 to the power of -11। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जितने भी चर्चाएं की जरूरत थी शुरुआती दौर पे, वो हम लोगों ने पूरी तरीके से कर चुके हैं। ठीक है, एक दो अगर सिंगल पॉइंट मासेस है उनके बीच का इंटरेक्शन वी आर डन। ठीक है, और इसी के ऊपर बेस करते हुए हम अब बहुत सारे सवाल करने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो दो मास के फोर्स के लिए रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस जो है वो सबसे पहले हम देखते हैं एक एक करके। तो पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है? हमारे पास एक पॉइंट मास है कैपिटल एम। नाउ दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, m एंड कैपिटल M माइनस स्मॉल m। उसके बाद वो दोनों मास को केप्ट एट अ डिस्टेंस दैट इज इक्वल्स टू t। फाइंड m such that force between the two is maximum। दोनों के बीच का फोर्स को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें किस तरीके से दोनों मास को डिवाइड करना पड़ेगा, इसके रिगार्डिंग हमें सवाल पूछा गया है। ओके, लेट्स सी। तो यहां पर है स्मॉल m, यहां पर है कैपिटल M माइनस स्मॉल m। दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो है हमारा d। तो दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आएगा F, दैट इज GM कैपिटल M माइनस स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर। ये हमारे पास फोर्स आ गया।
ठीक है। अच्छा, ऑब्वियसली बात है, देख सकता हूं जो स्मॉल m का मिनिमम वैल्यू 0 है तब भी फोर्स हमारा 0 रहेगा, और जब स्मॉल m का लार्जेस्ट वैल्यू है वो कैपिटल M होगा तब भी हमारा फोर्स का वैल्यू 0 होगा। तो वी हैव टू डू समथिंग इन बिटवीन। नाउ अब ध्यान दो, स्मॉल m इंटू कैपिटल M माइनस स्मॉल m का रूट विल बी लेस देन और इक्वल्स टू स्मॉल m माइन, क्योंकि gm जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू am होता है। तो सिंपल सी बात है, m इंटू कैपिटल M माइनस स्मॉल m इज लेस देन और इक्वल्स टू m स्क्वायर बाई 4, ये हम लिख सकते हैं। तो जो हमारा फोर्स होगा F, दैट F is less than or equals to G capital M square upon 4D square। तो फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आ चुका है, और ये मैक्सिमाइज कब होगा? जब AM और GM इक्वल होगा। और AM और GM इक्वल कब होती है? जब हमारा दोनों क्वांटिटीज इक्वल होते हैं, यानी मैक्सिमाइज तब होगी जब स्मॉल m इक्वल्स टू कैपिटल M माइनस स्मॉल m आएगा, यानी स्मॉल m का वैल्यू होगा कैपिटल M अपॉन 2। ये हमारा मैक्सिमाइज होगा, और फोर्स मैक्सिमम का वैल्यू हम लोगों ने निकाल दिए थे, F मैक्स इक्वल्स टू GM स्क्वायर अपॉन 4D स्क्वायर। तो काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है, उम्मीद है हमें यहां पर समझ में आ चुका है। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमारा एक मास है कैपिटल M, जो कि यहां पर फिक्स किया हुआ है जमीन पे। ठीक है, यहां पे हमारा फिक्स किया हुआ है वो जमीन पे। नाउ यहां पर एक दूसरा मास है m0, जो इसके तरफ कैपिटल M के तरफ, सॉरी, यहां से एक m0 है जो मैंने इस तरफ फेंका हूं विथ अ वेलोसिटी ऑफ v0। इनिशियली कैपिटल M और स्मॉल m के बीच का डिस्टेंस जो था वो था r0। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, जैसे मैं ये मास को फेंकूंगा कैपिटल M स्मॉल m को अट्रैक्ट करेगा, जिस कारण पे m0 का जो है हमारा रिटार्डेशन होना चालू होगा, एंड रिटार्डेशन होते 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 उसका स्पीड कम होते होते एक पॉइंट पर 0 होगा, और वहां पर जाके हमारा पार्टिकल रुक जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट मैक्सिमम सेपरेशन। सबसे ज्यादा कितना दूरी तक जाएगा, पहला। नंबर 2, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच इट। और तीसरा, v0 का मिनिमम वैल्यू सच दैट m0 नेवर कम्स बैक। ये 3 सवाल जो है वो हमें यहां पर करना है। अच्छा, अगर कोई 12th का स्टूडेंट यहां पर ये टॉपिक को कर रहे हो, वो पोटेंशियल एनर्जी वगैरह अप्लाई मत करना। अभी तक हम लोग केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े हैं, उसके अलावा और कुछ पढ़े नहीं है। तो उसके बेसिस में ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो 11th वाले लोग पढ़ रहे हो उनके लिए तो एनीहाउ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोगों को जितनी आती है उसके बेसिस में ये क्वेश्चन डेफिनेटली आसानी से सॉल्व हो सकता है। ओके, तो मान लो एट यहां पर मैं जो टाइम है इसको मैं t इक्वल्स टू 0 का सिनेरियो बोल रहा हूं। एट टाइम t, ठीक है, स्पीड ऑफ m0 इज इक्वल्स टू v,
दैट इज टुवर्ड्स राइट, वेलोसिटी जो है वो टुवर्ड्स राइट है, और उस टाइम पे जो हमारा सेपरेशन है, सेपरेशन हमारा x के इक्वल है, सेपरेशन जो है वो हमारा x के इक्वल है। तो दोस्तों क्या लिख सकता हूं इस टाइम पे, ध्यान दो, कैपिटल M यहां पर है और m0 यहां पर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर हमारा x है तो ऑब्वियस सी बात है कैपिटल M m0 के ऊपर टुवर्ड्स लेफ्ट एक फोर्स लगाने वाला है, और वो फोर्स का वैल्यू कितना होगा, gm m0 अपॉन x स्क्वायर। तो करस्पॉन्डिंगली जो रिटार्डेशन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू f बाई m0। तो a हम लिख सकते हैं g कैपिटल M बाई x स्क्वायर टुवर्ड्स लेफ्ट। अच्छा, a को मैं और क्या लिख सकता हूं, a को मैं और क्या लिख सकता हूं, दोस्तों ध्यान देना, a को मैं ये भी लिख सकता हूं माइनस v इंटू dv बाई dx। अच्छा, y माइनस साइन, एज x इंक्रीजेस v डेफिनेटली डिक्रीजेस, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं माइनस v dv बाई dx इज इक्वल्स टू gm अपॉन एक्स स्क्वायर। तो v dv जो आएगा माइनस gm इंटू dx अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास पहला जो रिलेशन है वो आ जाएगा। दिस वी हैव टू इंटीग्रेट, किसके लिए, हम जनरल इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ठीक है। इनिशियली जब x हमारा r0 था उस टाइम पे वेलोसिटी था v0, बाद में जब x r है तब वेलोसिटी है v। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर बाई 2। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस 1 बाई एक्स, तो माइनस तो मैंने खत्म कर दे रहा हूं, gm इंटू 1 बाई r माइनस 1 बाई r0। सो इन जनरल हम जो लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल्स टू v0 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2gm 1 बाई r माइनस 1 बाई r0। दैट इज द रिलेशन दैट वी कैन डेफिनेटली राइट। हमारे पास v और r में ये रिलेशन जो है वो आ जाएगा, ठीक है। नाउ सबसे पहले बोला है मैक्सिमम सेपरेशन निकालो, तो पहले वाले पार्ट के लिए फॉर मैक्सिमम सेपरेशन उसको मैं लिख देता हूं r max। वहां पर हमारा स्पीड जो है वो हमारा 0 होना चाहिए, एक बार वो मोमेंटरीली रेस्ट पर आएगा, हाँ कि ना, वहीं पर तो मैक्सिमम सेपरेशन होगा। फिर अट्रैक्शन के कारण m0 जो है वो कैपिटल M जो है वो m0 को अपने पास रख लेगा। सो मैक्सिमम सेपरेशन जो है उसके लिए मैं देखूं तो 0 इक्वल्स टू v0 स्क्वायर माइनस 2gm बाई r0 प्लस 2gm बाई r max, ये आ जाएगा मेरे पास। सो व्हाट वी कैन राइट इज 2gm अपॉन r max is equals to 2gm r0 minus v0 स्क्वायर। सो इसको अगर मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करूं, 2gm बाई r max, यहां पर r0 आएगा, दिस विल बी 2gm माइनस r0 v0 स्क्वायर। So, R max will come out to be 2gm R0
डिवाइडेड बाई 2gm माइनस R0 V0 स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा द मैक्सिमम सेपरेशन। ठीक है, अच्छा जल्दी से थर्ड पार्ट पहले कर लो। इफ इट नेवर कम्स बैक, तो इसका सिंपल मतलब क्या है? पार्टिकल को हमें इंफिनिटी तक भेजना है, तो सिंपल सी बात है, R जब हमारा इंफिनिटी होगा तो V हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए। V हमारा डेफिनेटली 0 से बड़ा होना चाहिए। यानी व्हाट आई कैन राइट इज V0 स्क्वायर प्लस 2gm 1 by infinity minus 1 by R0, that must be greater than or equals to 0. Yani what I can write is V0 square must be greater than or equals to 2gm by R0. यानी V0 जो आएगा that will be greater than, तो कम से कम हमें इतना वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा जो कि पार्टिकल इसका ग्रेविटेशनल पुल को ओवर पावर करते हुए बाहर निकल जाए। तो ये जो वैल्यू है V0 मिनिमम, जिसका वैल्यू कितना है 2g कैपिटल M बाई R0, इस चीज को हम बोलते हैं इसका एस्केप वेलोसिटी। ये चीज को हम बोलते हैं इसका एस्केप वेलोसिटी। तो फर्स्ट और थर्ड पार्ट जो है वो हम लोगों ने यहां पर सॉल्व कर चुके हैं, और अब हमारा तीसरा पार्ट जो है, दूसरा पार्ट जो है वो देखते हैं कैसे करेंगे इसमें। अच्छा, V स्क्वायर जो है इसको मैं सिंपली कैसे लिख सकता हूं? सम कांस्टेंट C, V0 स्क्वायर माइनस 2gm बाई R0 को मैंने C लिख दिया, C1 लिख दो, प्लस C2 बाई R। ठीक है, यानी C1 और C2 क्या है, उम्मीद है मुझे समझ में आ चुका है तुम लोगों को। C1 और C2 में लिख देता हूं। C1 जो है दैट इज इक्वल्स टू V0 स्क्वायर माइनस 2gm बाई R0, और C2 जो है वो है हमारा 2gm। सो V जो आ जाएगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट C1R प्लस C2 बाई R। ये हमारे पास इस फॉर्मेट में आ जाएगा V। एंड V जो है इसको मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं dr बाई dt। V जो है इसको मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं dr बाई dt। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट R बाई अंडर रूट C1 C2 प्लस C1R इंटू dr दैट इज इक्वल्स टू dt। ये हमारे पास है। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। सो नाउ वी हैव टू इंटीग्रल dt फ्रॉम 0 टू t0 रूट R dr बाई अंडर रूट C2 प्लस C1 इंटू R। ये हमें इंटीग्रेट जो है वो हमें करना पड़ेगा, और इनिशियल वैल्यू ऑफ R जो है वो है मेरा R0, और फाइनल वैल्यू जो है दैट इज इक्वल्स टू R max। सो इंटीग्रेटिंग दिस हम लोगों को टाइम जो है वो हमें निकालना पड़ेगा। साफ साफ देख सकते हो ये वाला इंटीग्रेशन काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। ठीक है,
ये वाला इंटीग्रेशन जो है वो हमारा काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है, लेकिन खैर इंटीग्रेट तो हमें करना ही पड़ेगा। तो किस तरीके से हम इंटीग्रेट करेंगे, सबसे पहले उस चीज के बारे में देखते हैं। ठीक है, अच्छा एक काम करो, C2 इसको z² ले लो। ठीक है, तो dr जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2z dz बाई C1। डिफरेंशिएट कर दो, ये आ जाएगा C1 dr इक्वल्स टू दिस। सो r का जो वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू z² बाई C2 बाई C1 का अंडर रूट। तो अब मैं अगर इंटीग्रेशन को वापस लिखता हूं, रूट आर दैट इज रूट ओवर ऑफ z² माइनस C2 रूट C1 इंटू dr 2z dz बाई C1, और नीचे वाला क्वांटिटी z आ जाएगा, z गॉन। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन का एक सिंप्लीफाइड फॉर्म 2C1 टू द पावर 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ z² माइनस रूट C2 का होल स्क्वायर इंटू dz। ना ऑब्वियस बात है, ये अब हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, अंडर रूट x² माइनस a² वाला फॉर्मेट है। सो दिस इज स्टैंडर्ड। ठीक है, इंटीग्रेट। इस पे पूरा इंटीग्रेशन में कर नहीं रहा हूं, ठीक है, उसी को जरूरत नहीं है, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे सॉल्व कैसे करना है उसके बारे में एक बेसिक आइडिया डेफिनेटली हम लोगों का लग चुका है। ओके ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहां पर क्या बोला है, ध्यान देना, हमारे पास दो मास है और दोनों थ्रेड के सहारे लटका हुआ है। दोनों मास का मास जो है वो m और m है, राइट। इनिशियली इस तरीके से दोनों के दोनों हमारा वर्टिकल था, लग नहीं रहा पर है, ठीक है, तो लगा देता हूं। ऐसे मैंने वर्टिकली दोनों सेम हाइट से लटका हुआ था, ये L लेंथ है, ये भी हमारा L लेंथ है, और दोनों के सेंटर के बीच में जो सेपरेशन था वो था हमारा R। ठीक है, नाउ ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों मास आपस में अट्रैक्ट करेगा, और दोनों मास आपस में अट्रैक्ट करने के कारण जो हमारा फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा वो डेफिनेटली कुछ इस प्रकार से होने वाला है, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो है हमारा R'। तो फाइंड रिलेशन बिटवीन R and R'। फाइंड द रिलेशन बिटवीन R and R'। ठीक है, तो कैसे करेंगे उसके बारे में देखते हैं। अच्छा, फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन के बारे में अगर मैं देखूं, मैंने कोई भी एक को ड्रॉ कर लिया, ठीक है, मान लो ये वर्टिकल के साथ जो एंगल बनाता है दैट एंगल इज थीटा। नाउ इसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगेगा mg, इसके ऊपर इस तरफ फोर्स लगेगा g, m² अपॉन R'²। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा यहां पर एक धागे का टेंशन लग रहा है T। ये T को अगर मैं दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व करूं तो ध्यान देना, यहां पर एक हमारा ऐसे वर्टिकल कंपोनेंट आएगा
और एक हमारा यहां पर हॉराइजेंटल कंपोनेंट आएगा। ठीक है, सो टी कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू mg और टी साइन थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू gm स्क्वायर अपॉन r डैश स्क्वायर। तो दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो tan थीटा वाले पाप से हमें मुक्ति मिल जाएगी, तो tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा कैपिटल GM बाई स्मॉल g इंटू r डैश स्क्वायर। g जो है वो हमारा इस तरफ है, ध्यान देना। अच्छा, यहां पे दो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, एक तो दोनों के बॉडी के बीच में इंटरनल ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ बॉडी को अपने तरफ खींच रहा है। उन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, ध्यान देना इस बात पे। ठीक है, सो tan थीटा का एक वैल्यू जो हमारे पास आ चुका है वो ये है। ओके, अच्छा, tan थीटा का दूसरा वैल्यू क्या आएगा? अगर मैं ये ट्रायंगल पे ध्यान दूं, ये है हमारा L, क्योंकि ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। ये जो डिस्टेंस आएगा वो ऑब्वियसली आएगा r माइनस r डैश अपॉन 2, क्योंकि बाय सिमेट्री दोनों कुल मिला के जितना सेपरेशन कम हुआ है वो है r माइनस r डैश, और दोनों तरफ से इक्वली कम हुआ है, तो ये r माइनस r डैश बाई 2 लिख सकता हूं। एंड दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू r माइनस r डैश अपॉन 12। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स हम पहले ही बात कर रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल फॉर नॉर्मल मासेस, क्योंकि कैपिटल G का जो वैल्यू होती है वो हमारा बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। अब तुम अर्थ लेके आओगे, सन लेके आओगे तो बात अलग है, अदरवाइज नॉर्मल अगर मान लो 1 kg 2 kg वाले पार्टिकल्स है तो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रैक्टिकली हमारा नेग्लिजिबल रहेगा। तो दोनों बॉडी आपस में जो अट्रैक्ट करेगा दैट इज गोइंग टू बी वेरी 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 स्मॉल। तो हम बोल सकते हैं या नहीं, जो थीटा इज वेरी स्मॉल और थीटा अगर बहुत ही ज्यादा छोटा है तो साइन थीटा को हम प्रैक्टिकली tan थीटा के साथ अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, और ये वाला अप्रोक्सीमेट करते हुए हम लिखेंगे GM बाई स्मॉल g इंटू r डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू r माइनस r डैश अपॉन 12। तो r डैश स्क्वायर इंटू r माइनस r डैश इज इक्वल्स टू 2gml अपॉन स्मॉल g। ये है रिलेशन बिटवीन r डैश एंड r जो हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कंडीशन से निकाल दिए हैं। तो 2 पॉइंट मासेस के केस में किस तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसके रिगार्डिंग चर्चाएं पूरी हो चुकी है, और हम लोगों ने क्वेश्चंस भी 1-2 बेसिक सॉल्व कर लिए हैं, और काफी आसान क्वेश्चंस ही बनते हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके।